हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई का करंट अफेयर्स। इसी के साथ में हर रोज़ की भांति मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही मोटो है कि मेरा ये जो चैनल है इसका समर्पण एक ऐसा परिवार को किया गया है और मैं उनका भली प्रकार से भरण पोषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एक उम्मीद उन लोगों के अंदर आज भी जीवित रहे कि इंसानियत और मानवता आज भी इस दुनिया में कायम है। इसी मुद्दे को लेकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले वी वेलकम होल हार्टेडली, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपके पास निश्चित ही कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक चलोगे नहीं तब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते, और यही आज का मोटिवेशनल उद्देश्य हमारा रहेगा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किन को चुना गया। तो लोक लेखा जो समिति है वो किन के द्वारा गठित की गई और कौन उनके अध्यक्ष बने हैं, इसके बारे में हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। पहला ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, अधीर रंजन चौधरी, जयराम सुरेश या फिर राजनाथ सिंह। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं वो वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, वो है अधीर रंजन चौधरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को चुना गया है। और आइए इस पे डिटेल से समझते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लोक लेखा समिति का गठन किया गया। लोक लेखा समिति का गठन किया गया लोकसभा में कांग्रेस के नेता, तो जो अधीर रंजन चौधरी है ये कांग्रेस के नेता है लोकसभा के अंदर, और इन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। बात करें ये जो लोक लेखा समिति है उनमें टोटल 22 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य होंगे, जिसमें 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि लोक लेखा समिति है उसमें कुल 22 सदस्य होंगे। 20 जो है सदस्य वो उनमें से 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होंगे। इसी के साथ इसका कार्यकाल है वो 1 मई 2020 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। और अधीर रंजन चौधरी है, इनको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मई का प्रथम रविवार, मई का प्रथम सोमवार, या फिर मई का प्रथम मंगलवार, या फिर मई का प्रथम बुधवार। बात करें विश्व अस्थमा दिवस की तो ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? मई का प्रथम ट्यूसडे को, यानी प्रथम मंगलवार को ये मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। हर वर्ष की भांति इस बार भी ये प्रथम मंगलवार को मनाया गया। आइए पूरी डिटेल से जानते हैं। हर वर्ष मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, और ये जो प्रथम मई का जो मंगलवार है ये विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार मई का प्रथम मंगलवार 5 मई को था। कब था? 5 मई को था ये और मंगलवार, और 5 मई को मनाया गया क्या? विश्व अस्थमा दिवस। इसी के साथ बात करें 2020 की जो थीम थी, यानी 2020 की विश्व अस्थमा दिवस की जो थीम रखी गई है वो है इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी इनफ अस्थमा डेथ्स है। ये थीम है 2020 की, किसकी? विश्व में अस्थमा दिवस की। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट, अस्थमा क्या है? अस्थमा एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि अस्थमा एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, और इसके रोकथाम के लिए इसको नियमित रूप से ख़त्म करने के लिए विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई का प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। और ये इस बार की थीम है वो 2020 की इनफ अस्थमा डेथ्स रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, कौन सा देश आर्कटिक निगरानी के पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो निगरानी करेगा कौन से क्षेत्र की? आर्कटिक जो क्षेत्र है, हम बात करें विश्व ग्लोब के अंदर तो ऊपर वाला जो उत्तर का हिस्सा है वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, और दक्षिण का जो हिस्सा है वो अंटार्कटिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो निगरानी करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, पर्यावरण निगरानी के लिए जो लॉन्च करेगा सैटेलाइट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला रूस, ब्रिटेन, कनाडा या फिर अमेरिका। तो ये आर्कटिक निगरानी के लिए रूस द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। रूस ने इस साल के आखिरी में आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M1 लॉन्च करेगा। तो इस वर्ष के अंत में, यानी 2020 के अंत में, आर्कटिक जो क्षेत्र है उसकी निगरानी के लिए, पर्यावरण निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करेगा कौन? रूस। और वो जो उपग्रह होगा उसका नाम होगा आर्कटिक M1। क्या नाम होगा?
M1। और इसी के साथ बात करें सेकंड जो है आर्कटिक M1 एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह होगा और आपातकालीन उपग्रह है जो मौसम पूर्वानुमान के साथ साथ ये सहायता करेगा वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में भली प्रकार से अध्ययन करने में। और इसी के साथ ये जो लॉन्च करेगा वो रशिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा के लिए नई संसद भवन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न उभर कर आ रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा क्या है और किस मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा को मंजूरी दी है नई संसद भवन की। तो बात करें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर पर्यावरण मंत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा वहाँ यहाँ 4 नंबर ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर होगा। विस्टा, ये जो सेंट्रल विस्टा है इसको मंजूरी दे दी है पर्यावरण मंत्रालय ने। अब ये सेंट्रल विस्टा क्या है विस्तार से अध्ययन करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समायोजन समिति ने 22 से 24 अप्रैल को अपनी बैठक में नए संसद भवन की परियोजना जो कि सेंट्रल विस्टा है उसे मंजूरी दे दी है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि नए संसद भवन की जो परियोजना है उसे सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। इसी के साथ बात करें तो इस परियोजना की जो लागत है वो 922 करोड़ रुपए होगी। कितनी होगी? 922 करोड़ रुपए इस संस्था की लागत होगी, इस परियोजना में लागत होगी। इसमें क्या होगा? इस परियोजना के तहत केंद्रीय सचिवालय जो दिल्ली के अंदर है, केंद्रीय सचिवालय के दक्षिण और उत्तर ब्लॉक, कौन सा? दक्षिण और उत्तर ब्लॉक, इसी के साथ साथ में संसद भवन और 3 किमी लंबे राजपथ के पुनर्निर्माण की परियोजना होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारा जो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक तो केंद्रीय सचिवालय के दक्षिण और उत्तरी ब्लॉक का और संसद भवन का, इसी के साथ 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण होगा। अब हम काफी बार देखते हैं कि संसद भवन है वो काफी पुराना हो चुका है, इस वजह से उस पर बेड की व्यवस्था है वो भली प्रकार से नहीं हो पाती। इस वजह से ये नए संसद भवन का प्रावधान रखा गया है सेंट्रल विस्टा के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर किसका कलेक्शन करने की शुरुआत की गई है? तो कौन सा ई जो मार्केट प्लेस है प्लेटफॉर्म है उस पर किस कलेक्शन को शुरू करने की घोषणा की गई है? सरल कलेक्शन, सरस कलेक्शन, निर्मल कलेक्शन या फिर उच्चतम कलेक्शन? तो सरल कलेक्शन है उसको ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर कलेक्शन करने की शुरुआत की गई है। अब ये सरल कलेक्शन क्या होता है और ई मार्केट प्लेस क्या है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी है, इसने क्या करवाया है कि 4 मई 2020 को दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में सरकारी पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? ई मार्केट प्लेस, सरकारी पोर्टल है ई मार्केट प्लेस, जेएम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया गया है? द सरल कलेक्शन। कौन ऐड किया गया है? द सरल कलेक्शन की शुरुआत की गई है। जेएम और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये काफ़ी सारे मिशन है जो मिलकर ये काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसी के साथ इन सभी मंत्रालयों की एक अनूठी पहल है। कौन सी पहल है? ये अनूठी पहल है सरल ग्रामीण सहायता समूह द्वारा बनाई गई दैनिक उत्पाद जो होते हैं उनको प्रदर्शित करना। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो समूह बनाए जाते हैं उन समूहों के माध्यम से जो महिलाएं समूह बनाती है, उन समूहों के माध्यम से जो दैनिक उत्पाद बनते हैं जो हमारी दिनचर्या में काम आते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली या फिर निश्चित तौर पर बनते हैं, उनको क्या किया जाएगा कि अब ये जो पोर्टल है ई मार्केट प्लेस, इस पर दिखाया जाएगा, इस पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि उन गांव वाली महिलाओं को या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं उत्पाद का निर्माण करती है उनको अच्छा बेनिफिट मिल सके और वो अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दार यासिम कौन है? दार यासिम, इन्हीं के साथ है मुख्तार खान और इन्हीं के साथ है चुन्नी आनंद को 2020 के किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दार यासिम है, मुख्तार खान है और इन्हीं के साथ चुन्नी आनंद है। इनको 2020 का जो पुरस्कार मिलेगा वो है पहला बाफ्टा, ग्रेमी या फिर पुलित्जर या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है उनके लिए इन तीनों को नामित किया गया है। आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं कि दार यासिम, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को 2020 के ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? भारत के तीनों पत्रकार दार यासिम, यहाँ पर देखने को मिला कि तीनों पत्रकार है दार यासिम, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद, इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कौन सी संस्था देती है? चुना गया है इन तीनों पत्रकारों की, ये
पुरुष का फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया जाएगा। कौन सी फोटोग्राफी के लिए? फीचर फोटोग्राफी। और ये तीनों क्या है? तीनों पत्रकार है। बात करें लॉकडाउन कवरेज के लिए, ये पुरस्कार दिया जाएगा। किन के लिए? लॉकडाउन, वर्तमान जो विश्व के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, इस वजह से पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो पत्रकार है, कौन? दार यासीन, मुख्तार खान और सोनिया आनंद, इन्होंने जो अपने पत्रकारिता के अंदर जो कवरेज की है फोटोग्राफी की, उनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो पुलित्जर पुरस्कार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों को और संगठनों द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यानी कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का ये पत्रकारिता के अंदर सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन होंगे? पहला ऑप्शन है अजय त्यागी, उसके बाद है शैलेश हरिभक्ति, श्रीकांत माधव वेद, इसी के साथ है वीके यादव। तो चारों ऑप्शन पर डिस्कस करें तो तेल कंपनी ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसे हम जानते हैं IOC के नाम से, ठीक है। और इनका जो वर्तमान चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो है श्रीकांत माधव वेद। अब बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से। श्रीकांत माधव वेद देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन होंगे और इनकी नियुक्ति है वो कब से शुरू होगी? श्रीकांत माधव वेद 1 जुलाई 2020 से, कब से? 1 जुलाई 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। किनका? श्रीकांत माधव वेद का। श्रीकांत माधव वेद है वर्तमान IOC के निदेशक के रूप में कार्यरत है। तो IOC ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिन्होंने अब क्या करेगा, ये IOC के वर्तमान निदेशक है। इसी के साथ में अब ये चेयरमैन भी होंगे कहाँ के? IOC के, ठीक है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो ये जो सेशन चल रहा है हमारा, ये वीडियो जरूर देखिए। 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये जो श्रृंखला है, और इसी के साथ ये राजस्थान में प्रथम होगी। नेक्स्ट बात करें तो आप ये जो हमारा मंत्रिमंडल का वीडियो है वर्तमान भारत का, ये देखने का प्रयास करें, समय मिले तो उचित समय के अनुसार, ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका भी वीडियो बनाया गया है, जो कि काफ़ी सारे इसमें संगठन सम्मिलित किए गए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। इसके साथ ही आज मैं इस बात को पुनः दोहराने का प्रयास करूंगा, जो मेरा चैनल है इसका समर्पण है एक असहाय परिवार को किया गया है। आप भी इस चैनल के माध्यम से उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो एक शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, और आप मेरी मदद करोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और एक सुदृढ़ जीवन जीने की